वेलकम बैक स्टूडेंट। इसके पहले आपको हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में चार्ट्स के बारे में बताया था। जितने भी चार्ट आपको बताए जा चुके हैं वो इम्पॉर्टेंट चार्ट्स हैं। आज का ये जो सेशन है इसमें आपको हम बताने वाले हैं एन एंड सी चार्ट के, ठीक है। पी एंड सी चार्ट, पी चार्ट एंड सी चार्ट के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। इसके पहले आपको हमने एक्स चार्ट एंड आर चार्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन से सब कुछ बता दिया है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा रखा है। तो आप लोग जो प्रीवियस के लेक्चर हो चुके हैं उस लेक्चर को आप लोग देखिए, अपने नोट्स को अच्छी तरह से कंप्लीट ज़रूर कीजिए, ओके। क्योंकि जितना पढ़ाया जा रहा है उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उतना अगर आप पढ़ते हैं अच्छी तरीके से तो आपको बिल्कुल भी कहीं कोई टेंशन नहीं होगा एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, आज आप देखेंगे जो आपके 2-3 चार्ट रह गए हैं। जैसे कि पिछले सेशन में आपको हमने टोटल बता दिया था चार्ट्स के बारे में। जो आपका सेकंड चार्ट्स है वो है आपका एट्रीब्यूट्स कंट्रोल चार्ट, जिसे आप काउंटर चार्ट के नाम से भी जानते हैं, ओके। इसे आप हिंदी में कहते हैं गुण नियंत्रण विशेषता चार्ट। तो इसको आज के इस सेशन में हम जानेंगे। साथ ही साथ इसके 2 टाइप हैं तो आपके 3 टाइप, बट आपको केवल 2 ही पढ़ना है। आपका पहला जो है वह पी चार्ट है, दूसरा आपका सी चार्ट है, तीसरा आपका एनपी चार्ट है, ओके। बट आपके सिलेबस में पी एंड सी चार्ट ही पढ़ने हैं, तो आपको बस यही दोनों चार्ट ही पढ़ाए जाएंगे, ओके। इसके पहले आपको एक बार फिर से बताते हैं। बात रही नोट्स की, तो नोट्स जो आपका चैप्टर फर्स्ट का है वो हमने अपने ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर प्रोवाइड कर रखा है, जो कि फ्री में है। आप फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन ओपन करेंगे, वहाँ से आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी नोट्स हैं जो कि पेड नोट्स हैं। जो पेड नोट्स हैं वो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथों के द्वारा लिखे गए वे नोट्स हैं। बट जो आपको यहाँ पर फ्री नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है वह इसी स्लाइड का PDF फॉर्मेट आपको हम प्रोवाइड किए हैं, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इसके पहले अभी तक जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वे हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकें, ओके। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स, आपने इसके पहले देखा था किसको? आपने इसके पहले देखा था वेरिएबल चार्ट्स के बारे में, ठीक। आपने वेरिएबल चार्ट्स पढ़ा था जिसमें आप देखे थे एक्स चार्ट एंड आर चार्ट। तो वेरिएबल चार्ट्स में क्या होता था कि वैल्यूज जो है वो वेरी करती रहती थी, कहाँ अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में, ओके। लेकिन क्या होता था कि उसमें जो भी प्रोडक्ट ख़राब होते थे उनको अलग कर दिया जाता था और जो सही होते थे उनको गिनती करके भेज दिया जाता था। लेकिन इसमें भी कुछ उसी तरह से है। जैसे क्या लिखा गया कि प्रत्येक प्रोडक्ट की जो नाप लेना होता वो संभव नहीं हो पाता। जैसे आप लोग देखते होंगे अगर 1000 प्रोडक्ट हैं, 1000 प्रोडक्ट आपके हैं, तो जो आपका इंस्पेक्टर रहता है, जो आपका फोरमैन होता है जिसे आप इंस्पेक्टर नाम से जानते हैं, ये सभी प्रोडक्ट की तो जांच नहीं कर पाएगा, ठीक है। सभी प्रोडक्ट की जांच तो कर नहीं पाएगा एक समय में। तो ये क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, केवल एक लॉट में से कुछ प्रोडक्ट को उठाता है, उसकी क्वालिटी को चेक करता है और कहता है कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं इसकी एक्यूरेसी हम मान ले रहे हैं सभी की सही है, ठीक। वो सभी की जाँच नहीं कर पाता। तो यहाँ लिखा गया क्या था, कभी कभी केवल दोष देखकर स्वीकृत या अस्वीकृत नगों मतलब प्रोडक्ट्स या यूनिट्स को अलग अलग कर लेते हैं और अस्वीकृत यूनिट्स की गिनती कर ली जाती है। इसी को विशेषता निरीक्षण कहते हैं। देखिए बेसिकली आप उसमें अच्छे प्रोडक्ट को लिखते थे, बट इसमें जो अस्वीकृत हैं, जो खराब हैं, उसको बाहर करके जो बचे रहते हैं वो सही वाले प्रोडक्ट होते हैं। ऐसा इसका मानना है इस चार्ट में, ठीक है। इसमें आप लोग पी एंड सी चार्ट बनाएंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम जो देखा जाता है वो पॉजिटिव को देखा जाता है, मतलब जो स्वीकृत करने वाले रहें, जिसकी क्वालिटी अच्छी रहे, उन प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने की कंडीशंस होती है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो ख़राब प्रोडक्ट होते हैं केवल उन्हीं की गिनती की जाती है, बाकी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक सही मान लेते हैं। इसके अंतर्गत आपके 2 चार्ट बनाए जाते हैं। पहला आपका आता है पी चार्ट एंड दूसरा आपका आता है सी चार्ट। एक चार्ट और इसमें बनता है जिसे आप कहते हैं एनपी चार्ट, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम पहले जानते हैं पी चार्ट के बारे में। पी चार्ट क्या होता है, लिखा क्या गया है कि इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रैक्शन या प्रोपोर्शन डिफेक्टिव चार्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर सिचुएशन वेयर सैंपल साइज इट नॉट कांस्टेंट। मतलब इसमें यह कहता है कि जो प्रोडक्ट आपके ख़राब रहते हैं उसकी इसमें जांच की जाती है, केवल उसी को इसमें गिना जाता है। इसमें यह चार्ट वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे जो
नंबर ऑफ सैंपल साइज जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू कांस्टेंट ना रहे, ठीक है, उसकी वैल्यू निश्चित ना रहे, ठीक, वो अपने आप से आपको ही देखना पड़े। जैसे कि आपने एक्स चार्ट एंड आर चार्ट में देखा था n की वैल्यू दी हुई थी कि 8 सैंपल के लिए निकालिए, n की वैल्यू दी हुई थी 10 सैंपल के लिए निकालिए, तो वहाँ पर वैल्यू आपको दी गई थी। बट पी चार्ट में ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा, बस आपका एक कांस्टेंट या नहीं रहता है, वो आपको खुद से ही निकालना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया है कि पी चार्ट का उपयोग ऐसे निरीक्षणों में किया जाता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के गुणों के लक्षणों की जांच करनी हो, मतलब कौन से प्रोडक्ट में कौन सी क्वालिटी है, क्या क्या क्वालिटी और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी जांच आप पी चार्ट में करते हैं। इसमें क्या होता है, एक समूह में पाए गए जो अस्वीकृत जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं या जो परसेंटेज प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ग्राफ को इसमें खींचा जाता है। आप अभी तक क्या देखते थे, जो आपका वो चार्ट बनाया जाता था एक्स चार्ट या आर चार्ट, उसमें आपका अपर कंट्रोल लिमिट होता था, लोअर कंट्रोल लिमिट होता था, कंट्रोल लिमिट होता था। तो इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसे भी आपके नंबर ऑफ सैंपल साइज दिया रहता था या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिया रहता था उस बेस पे आप इस चार्ट को बनाते थे। किसको, एक्स एंड आर चार्ट को। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल वही चार्ट खींचा जाता है जो प्रोडक्ट आपके खराब रहते हैं, केवल उन्हीं की चेकिंग के लिए ये चार्ट बनाया जाता है और उन्हीं का ग्राफ भी खींचा जाता है। ओके, तो आप ऐसा इसमें देख लेंगे, बाकी जो लिखा है आप उसको समझ सकते हैं। बाकी इसमें कोई ग्राफ हम खींचने वाले नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को आपको लिख लेना है। और चार्ट जो पी चार्ट हैं, सी चार्ट हैं, ये आपके एग्जाम में भी आने वाले नहीं हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका इस तरह से आप एक जब भी बनाएंगे तो आप इस तरह से एक चार्ट बना लीजिएगा, फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, जिसमें पहले सैंपल नंबर है, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, सैंपल की साइज क्या होने वाली है, कितने प्रोडक्ट डिफेक्टिव हैं और उसके प्रोपोर्शनल में कितने आपके डिफेक्टिव बच रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए नंबर ऑफ सैंपल साइज 1 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल साइज जो है वो भी n तक जाएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो है D1 D2 D3 होते होते वह DN तक जाएगा। ओके, प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव में क्या होता है, इसमें आपका P1 अगर है तो यह बराबर होता है क्या, यह आपका हो जाएगा D1/N1 हो जाएगा। ओके, P2 है तो आपका यह D2/N2 हो जाएगा, P3 है तो आपका यह D3/N3 हो जाएगा। ठीक, यह आपका इस तरह से होता है। लास्ट में जो Pn की वैल्यू आएगी प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव की वो आएगी Tn/Nn। ये तो बस आपका एक फ्लो चार्ट है। ओके, जो फार्मूले हैं वो आपको आगे हम दिखाते हैं। P क्या आपका प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो P होता है अगर इस पर P बार आप लगा देंगे तो यही जो है आपके कंट्रोल लिमिट के इक्वल हो जाता है। ठीक, प्रोपोर्शनल डिवाइड का अगर आप बार निकाल लें, सम निकाल लें तो आपके वह कंट्रोल लिमिट के बराबर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी फार्मूले हैं वो फार्मूले आपको यहाँ पर हम बताते हैं। सबसे पहले आप P बार निकालिए। ठीक, P बार निकालिए। P बार क्या है, जितने भी नंबर ऑफ डिफेक्टिव हैं उन सभी का सम आपको एक तरह से निकालना रहता है। इसमें ये देखा जाता है कि कौन से प्रोडक्ट आपके अच्छे हैं, कौन से प्रोडक्ट ख़राब हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंस दी जाती है जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं, जिसे आप फिर से बना नहीं सकते हैं, जिसको हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, तो इसकी जब वैल्यू निकालनी रहेगी तो आपको हमेशा P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी वैल्यूज आपकी दी रहेंगी, Pn बाई क्या होगा, बाई क्या होगा आपका N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो इस तरह से आप P बार की वैल्यू निकालेंगे जो प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव का सम है। ओके, और P1 की वैल्यू कहाँ से निकलेंगी वो आपको फार्मूले में पता है। D1 कहाँ से मिलेगा, D1 आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। N1 कहाँ है, तो हमने बताया था जो N की वैल्यू रहेगी वह कांस्टेंट इसमें नहीं रहती है, वो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, वेरी करता रहता है N की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फिनिट N की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी तो वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कराने वाले नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके सिलेबस में बस इसका छोटा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। ओके, अब N की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इसे N बार बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम निकालना है तो यह जो होता है नंबर ऑफ सैंपल साइज का सम N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 डॉट, यह आपका यानी नंबर ऑफ सैंपल साइज का ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यह आपका N बार का वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा। अब आपको बेसिकली चार्ट बनाने के लिए हमने बताया था 3 वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है। पहला होता है अपर कंट्रोल लिमिट, दूसरा होता है कंट्रोल लिमिट, तीसरा होता है आपका लोअर कंट्रोल लिमिट। 3 वैल्यू अगर आपको मिल जाती हैं तो आप कंट्रोल चार्ट्स आसानी से बना सकते हैं।
तो इस तरह से इसमें जो आपके अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की जो वैल्यूज होने वाली हैं वो इस तरह से होंगे। जिसमें कंट्रोल लिमिट की वैल्यू होगी वह आपके पी बार के बराबर होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, जो अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू होगी वो होगी पी बार प्लस 3 सिग्मा पी बार के बराबर होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग यही लिखिएगा, आपसे ये कहते हैं बस आप ध्यान रखिएगा, बाकी डेफिनेशन लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप चार्ट बनाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग पी बार की यहाँ पर वैल्यू लिखिए। आप डेफिनेशन लिख के डायरेक्ट ये फार्मूले भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं जब एग्जाम में आएगा तब। ओके, लोअर कंट्रोल लिमिट की जो वैल्यू होती है वो होती है पी बार। ओके, और यहाँ पर आपका होता है माइनस, इसको हम ऐसे करते हैं, ये होता है पी बार, ये होता है आपका -3 सिग्मा पी बार के बराबर आपकी यह वैल्यू होती है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और वैल्यूज होती हैं, जैसे आप लोग कहेंगे कि सिग्मा पी बार क्या होता है, तो देखिए जो सिग्मा पी बार होता है यह इक्वल टू होता है किसके बराबर, यह होता है आपका पी बार, उसके बाद आपका 1 माइनस पी बार, ओके, डिवाइड बाई आपका एन बार के बराबर आपका यह होता है। एन बार आपका कैपिटल एन वाला है, ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू अब निकल कर आने वाली है वह आपकी आ जाएगी, यहाँ से अपर कंट्रोल लिमिट की जो वैल्यू आएगी वह आ जाएगी आपकी पी बार प्लस 3 सिग्मा बार की जगह, सिग्मा पी बार की जगह आप लोग ये वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा पी बार प्लस पी बार आपका यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कोष्टक में 1 माइनस पी बार डिवाइड बाई एन बार। ओके, ये आपकी वैल्यू आएगी। इसी तरह से अगर हम आपके लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करें, देखिए हम आपसे कह रहे हैं बस फार्मूला रख याद कर लीजिएगा और इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पी बार माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, अंडर रूट में आपका पी बार हो जाएगा 1 माइनस पी बार डिवाइड बाई एन बार। ये आपके अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और कंट्रोल लिमिट की आपकी वैल्यूज देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी पी बार की, तो पी बार आपका क्या है, पी बार हमने आपको बताया था, ठीक। पी बार आपका क्या है, यह है एवरेज प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव है, आपको हमने पहले बताया था। जो पी बार है उसकी वैल्यू आपकी P1 बाई N1 D1 बाई N1 होती है, ठीक। तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एक बेसिक फार्मूले हैं। तो ये हो गया आपका एवरेज प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव, ठीक है, एवरेज प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव है, इसे आप पी बार के नाम से जानते हैं, इसको आप बस नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, एन बार क्या है, वो आपका एवरेज सैंपल साइज है। तो आपका बस इतना ही था, इसमें ये आपका समाप्त हो जाता है। जब भी आपसे एग्जाम क्वेश्चन में पूछेगा कि पी चार्ट को समझाइए, तो पी चार्ट का आप लोग बस डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन के बाद कंट्रोल लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट लिखिएगा, अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट लिखिएगा, लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू भी आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट आप और बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एडवांटेज के बारे में इसके लिख सकते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो आप इसके एडवांटेज को भी पी चार्ट में लिख सकते हैं। तो बस इतना ही आपको लिखना रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको सजाने की, चार्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आवश्यकता ओनली आपको पड़ेगी एक्स चार्ट और आर चार्ट में पड़ेगी, जो कि हमने आपको विस्तार पूर्वक पहले ही बता रखा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ पी चार्ट की, पी चार्ट के क्या क्या आपके लाभ हो सकते हैं। तो देखिए अभी तक क्या था, जो भी आप लोग एक्स चार्ट और आर चार्ट बनाते थे उसमें ये देखा जाता था कि क्वालिटी की केवल केवल क्वालिटी बताता था कि क्वालिटी सही है नहीं, ये नहीं बताता कि कहाँ पर खराब है, ये नहीं बताता था, ठीक है ना। जो एक्स चार्ट और आर चार्ट होते थे उसमें हमने आपको बताया था कि वो केवल क्वालिटी को बताते थे कि हाँ यहाँ कमी है, मतलब ये कमी हो गई, लेकिन वो कमी कहाँ पर हुई है ये एक्स चार्ट और आर चार्ट नहीं बता पाते थे। इसलिए आपके एट्रीब्यूट चार्ट का निर्माण हुआ, जिसमें आपको पी चार्ट, सी चार्ट, एनपी चार्ट बताया गया। तो ये सभी चार्ट ये भी बता देते थे कि खराबी आपकी कहाँ पर हुई है, ठीक है ना। तो लिखा क्या गया है कि इस चार्ट द्वारा निरीक्षकों को निष्कर्ष निकालने में सुविधा होती है, खराबी आपकी कहाँ पर है इसका तुरंत पता चल जाता है। पहले के जो चार्ट्स थे वो ये नहीं बता पाते थे, लेकिन जो पी चार्ट ये बताएगा कि खराबी कहाँ पर हुई है, किस मशीन पर हुई है, उस अंदर कौन से पार्ट में हुई है, इसकी जानकारी आपको पी चार्ट के माध्यम से होती है। इसमें नियंत्रण सीमाओं की गणना करना आसान होता है। नियंत्रण सीमा मतलब जो आपके कंट्रोल लिमिट्स होते हैं, इसका आप लोग आसानी से मैथमेटिकल फार्मूले के माध्यम से गणना कर सकते हैं।
थर्ड एडवांटेज आपका ये होता है कि जो भी उससे रिलेटेड संबंधित कर्मचारी होते हैं, उनको प्रशिक्षण देना चाहें हम लोग क्वालिटी के बारे में, तो बहुत ही आसानी से आप लोग पी चार्ट के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। पहले आप उनको खराब प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि उसके खराब प्रोडक्ट है तो उसका चार्ट आप कैसे बनाएंगे, तो उसके माध्यम से वो लोग आसानी से कोई भी चार्ट रहे उसका आसानी से वो लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चार्ट उनको बताया जाएगा वह उनको पी चार्ट ही बताया जाता है। फोर्थ की बात करें वो है कि आंकड़ों की संख्या कम होने के कारण उन्हें एकत्र करना भी आसान होता है। यह जो होता है बहुत हाई लेवल के लिए यूज नहीं होता है, जहां पर मास प्रोडक्शन हो रहा होता है वहां पर आप लोग इस चार्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। अब भाई जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ भी होती हैं। तो बुराई क्या है इसकी, लिमिटेशंस क्या है, इसके दोष क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला है कि यह एक्स एंड आर चार्ट की तुलना में कम संवेदनशील होता है। कम संवेदनशील क्यों होता है, क्योंकि यह मास प्रोडक्शन के लिए यूज आपका नहीं हो पाता। ठीक है, यह मास प्रोडक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक, जहां पर भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वहां पर चेकिंग करना रहे, चार्ट बनाना रहे, तो आप इस चार्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड है कि इस चार्ट में से दोष विशेष तथा उनके कारणों का भी ज्ञान नहीं हो पाता। देखिए ये तो बता देते हैं कि प्रोडक्ट में कहाँ पर कमी हुई है, ठीक, लेकिन उसका निवारण कैसे करना है वो आप लोग इस चार्ट के माध्यम से नहीं जान पाते हैं। बल्कि एक स्टैंडर्ड चार्ट में आप लोग देखते थे कि कमी हो रही थी वो बता देते थे, आप उसको कैसे दूर कर सकते थे ये भी आपको पता चलता था, लेकिन बस यही नहीं पता चल पाता था कि कहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका पता तो चलता है लेकिन उसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है वो नहीं हो पाता। इसमें अधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, इसमें बहुत अधिक ध्यान देने की भी आवश्यकता पड़ती है। यह छोटे लेवल पे यूज होता है, इसलिए इसको बार बार आपको चेकिंग करना पड़ता है। ठीक, तो ये था आपका डिसएडवांटेज किसका, पी चार्ट का। सो स्टूडेंट्स ये आपका जो पी चार्ट है ये भी यहाँ पर आपका समाप्त होता है। अब आगे हम बात करते हैं आपके सी चार्ट की। तो देखिए छोटे छोटे सब चार्ट्स हैं, इसके बारे में बस आपको थियरी पार्ट ही पढ़ना है। ओके, तो सी चार्ट मतलब क्या होता है, एक कंट्रोल नियंत्रण चार्ट होता है जिसको आपको हमने ऑलरेडी पहले बता रखा था, बट वो आपके वेरिएबल चार्ट्स के अंदर थी। तो ये आपकी एट्रीब्यूट चार्ट्स या जिसे आप काउंटर चार्ट्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपका आता है। तो सबसे पहले हम आइए इसको समझते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई भी चार्ट बनाते हैं तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। क्या कंट्रोल करना रहता है, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। क्वालिटी बहुत अधिक हाई भी नहीं होनी चाहिए, जितना आपका स्टैंडर्ड बनाया गया है कि मान लीजिए यह प्रोडक्ट जो है इसका स्टैंडर्ड्स ये है कि इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वह आपकी 10 mm की होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो आपकी 3 mm की होनी चाहिए। ये आपने स्टैंडर्ड बना रखा है। अब आपको ऐसा नहीं बनाना है कि हम इसको लाओ यूज का है तो इसको हम 11 mm का कर दें, इसको हम 4 mm, ऐसा आपको कोई भी स्वाप करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जितना आपको करना है जो आपके स्टैंडर्ड्स दिया गया है उसी स्टैंडर्ड्स में आपको प्रोडक्ट को बनाना है। तो सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद आपका ये सब जो चार्ट्स है, कंट्रोल चार्ट्स है, ये सब बनाए जाते हैं उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक ना, तो सी चार्ट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, वस्तु के प्रत्येक यूनिट्स में दोषों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए सी चार्ट का निर्माण किया गया। यह एक ऐसा कंट्रोल चार्ट होता है जिसमें किसी सैंपल में दोषों की संख्या को बताया जाता था। देखिए अभी तक क्या होता था, लॉट्स होते थे, लॉट्स में आपके अनगिनत प्रोडक्ट रहते थे जिसमें से कुछ प्रोडक्ट निकाल के उनकी क्वालिटी की चेकिंग हो जाती थी। ओके, बट ऐसा हो गया कि अगर हमें पर यूनिट निकालनी रहे, मतलब हर एक प्रोडक्ट की चार्ट, प्रोडक्ट की जैसे कुछ सैंपल ले लिए हैं उसकी तुरंत हमें जांच करनी रहे, उसमें तुरंत प्रोडक्ट के दोषों को पता करना रहे, तो हमें सी चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, जैसे कि तो देखिए जो सी चार्ट होते हैं इसमें जो वेरिएंस होते हैं, वेरिएंस का मतलब आपका यहाँ पर ये होता है कि जो भी उसके क्वालिटी में वेरिएंस होते रहते हैं, ठीक, वो वेरिएबल नहीं होते, वेरी करते रहते हैं। ठीक है ना, डेविएशंस उसमें होते रहते हैं, विचलंस होते हैं, वही उसका मीन रहता है। ठीक है ना, तो V इक्वल टू एम हो जाएगा यहाँ पर। ये सब फार्मूले हैं, बस आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इसको आपको इसके पीछे नहीं पड़ना है। ठीक, और यहाँ पर जो सी बार होता है यही आपके कंट्रोल लिमिट के बराबर होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल लिमिट जो होगा वह सी बार के बराबर होगा। सी बार मतलब क्या होता है, जितने भी आपके मीन निकाले जाएंगे, जितने वेरीज होंगे उसके क्वालिटी में, उसको देखा जाता है।
यहाँ पर अगर अपर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो वो बराबर होता है सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार के। लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो वो होता है सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी बार के। तो इसका बस इतना ही बेसिक फार्मूला है, आपको इसको पढ़ लेना है। बात करें इसके हम एडवांटेज की, सबसे ज़रूरी बात होती है कि जब भी आप चार्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ न कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पर जो सी चार्ट होता है इसके हम एडवांटेज की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इन चार्टों का प्रयोग आप लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर दोषों की गिनती हो सके। मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन से डिफेक्ट हुए हैं उसको आप अगर गिन पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो वहाँ पर आप लोग सी चार्ट का यूज कर सकते हैं। वो डिफेक्ट चाहे किसी भी प्रकार के हों, उसकी डायमेंशन खराब हो गई हो, मशीन पे कुछ खराबी हुई हो, मतलब किसी भी प्रकार का अगर डिफेक्ट हुआ है, दोष हुआ है, तो उसको आप सी चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि पर्यवेक्षकों या निरीक्षकों के लिए निष्कर्ष निकालने के लिए भी यह चार्ट उपयोगी होता है। मतलब क्या है निष्कर्ष निकालने का मतलब, यहाँ पर यह होता है कि जो भी कमियां होती हैं उसका अच्छी तरीके से एनालिसिस करने का तरीका भी आप लोग सी चार्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपसे कहता है कि विशेष उत्पादन के गुण स्तर में विचलन अध्ययन के लिए भी इन चार्टों का प्रयोग लाभदायक होता है। मतलब आपका इसमें यह देखा जाता है कि मान लीजिए कोई स्पेशल टाइप का प्रोडक्शन आपका किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, उसके विचलन मतलब क्या क्या उसमें वेरिएशंस हो रहे हैं, उसमें क्या क्या डेविएशंस हो रहे हैं, प्रोडक्ट सही से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, उन सभी का अध्ययन भी आप लोग इन चार्टों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। 4 पॉइंट कहता है कि इन चार्ट के माध्यम से जटिल संरचना वाले संयंत्रों इत्यादि के निरीक्षण में भी सफलतापूर्वक किया जाता है। मतलब आपका ये होता है बहुत से जो प्रोडक्ट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के होते हैं, उनका शेप साइज बहुत अलग तरीके का होता है, तो वहाँ पर भी अगर उनकी क्वालिटी को चेक करना रहे, उसकी कमी को देखना रहे, तो वहाँ पर भी आपके सी चार्ट का ही यूज होता है। ओके, बात करें अब डिसएडवांटेज की, लिमिटेशंस की, तो ये भी एक्स और आर चार्ट की तरह प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी थोड़े लो क्वालिटी वाले रहते हैं। इसमें भी अभी अधिक आपको हाई स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बहुत अधिक इसमें काम करना पड़ता है। बाकी आपको बता दें यह जो है आपका मास लेवल पर यूज नहीं किया जाता है। मास लेवल मतलब जहां पर बहुत अधिक प्रोडक्शन हो रहा हो वहां पर आप इस चार्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें एक ही प्रकार के दोष के लिए यह चार्ट उपयोगी होता है। अगर अन्य दोष भी प्रोडक्ट में हैं तो आपको यह चार्ट नहीं बताएगा। अगर 2 दोष हैं तो नहीं बताएगा, केवल एक ही दोष को यह बताने में सक्षम होता है। तो ये कमियां होती हैं सी चार्ट की। तो जो चार्ट वाला पोर्शन था काफ़ी बोरिंग पोर्शन था, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही बोरिंग पोर्शन था। हमें तो पढ़ाने में बोरिंग लगने लगा, आपको तो लगेगा ही। बाकी अब आपका थियरी पार्ट आता है जो कि है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो यहाँ पर हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के बारे में। तो देखिए इसका मतलब होता है स्वीकृति प्रतिचयन। इसका टोटल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। देखिए आप पढ़ रहे हैं कंट्रोल चार्ट्स के बारे में, आप कंट्रोल चार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप इस चैप्टर में ये देख रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। आप इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में देख रहे हैं, चाहे आप उसका इंस्पेक्शन करके कर रहे हो या चार्ट के माध्यम से कर रहे हो, ये सब आप इसमें देख रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि सैंपल लिए जाएंगे आपके प्रोडक्ट के। ओके, प्रोडक्ट के सैंपल लिए जाएंगे, जो अच्छे होंगे उनको स्वीकार किया जाएगा, जो खराब प्रोडक्ट होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो प्रोसेस आपका एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप लोग जो हेडिंग हुआ करती है उसके बारे में जान लिया कीजिए, उसके बाद ही आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिखा क्या गया कि यह SQC मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की एक विधि होती है। इसका प्रयोग प्रोडक्शन के गुणस्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट आप लोग स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ चुके हैं। ऊपर हमने आपको बताया था कि इसको 3 टाइप से आप लोग तोड़ सकते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक, दूसरा आपका क्वालिटी और तीसरा आपका है कंट्रोल। तो इन तीनों टाइप को अलग करके हमने आपको फिर तीनों को एक जगह सबमर्ज करके बताया था स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का
मीनिंग। तो उसी का भी एक मेथड आपका होता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। और हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंगल एंड डबलिंग सैम्पलिंग प्लान के बारे में आपको बताना रहता है, तो आप इसको ज़रूर पढ़कर जाइएगा। और बाकी मैराथन क्लास तो हम लाएंगे ही लाएंगे। आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे, हमारा सपोर्ट करते रहेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहेंगे, हमेशा वीडियो को लाइक कमेंट करते रहेंगे, तो आपका बहुत ही फ़ायदा होगा सेमेस्टर एग्ज़ाम के समय। ओके, तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है का वो एक मेथड आपका एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग होता है। इसमें इसका मतलब ये होता है जो भी आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है उसकी क्वालिटी को किस तरह मेंटेन रखना है, किस तरह उसको बनाए रखना है उसमें, ताकि कोई कमियां ना आने पाए, उसको मेंटेन करने के लिए आप लोग ये प्रोसेस करते हैं। इसका अभिप्राय यह होता है कि निर्मित माल के किसी लॉट में से कुछ नमूने लेकर उनका निरीक्षण करके यह देखा जाता है कि कितने प्रतिशत तक खराब माल हैं। मतलब आपका ये है कि बहुत सारे आपके लॉट का मतलब हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, लॉट मतलब इसमें आपके अनगिनत प्रोडक्ट होते हैं, इन्फिनिट प्रोडक्ट आपके होते हैं, उनको आप लोग एक समय में नहीं गिन सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका फोरमैन होता है, जो आपका इंस्पेक्टर होता है, वो जब निरीक्षण करने आता है तब देखता है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर मास लेवल पे आपका प्रोडक्शन किया गया है। मास लेवल का मतलब क्या होता है, आपको मास प्रोडक्शन के बारे में हमने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो मास लेवल पे प्रोडक्ट आपके बनाए जाते हैं, इसमें देखा जाता है। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो अब एक एक प्रोडक्ट का तो निरीक्षण कर नहीं पाएगा, तो क्या करता है, जो लॉट होते हैं इसमें से मान लीजिए वो कहेगा कि 20 प्रोडक्ट निकाल दीजिए, हम उसी का निरीक्षण कर लेंगे और हमें मान लेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सही हैं, या अगर जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ख़राब हैं। जैसा उसका 20 प्रोडक्ट की क्वालिटी चेकिंग के दौरान जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वो उसको घोषित कर देगा कि वो सही हैं कि ख़राब हैं। तो इसमें भी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग भी यही बताता है कि लॉट में से बहुत सारे प्रोडक्ट को लिया जाता है, देखते हैं कि कितने परसेंट प्रोडक्ट ख़राब है। यदि निश्चित प्रतिशत तक खराब माल वाले लॉट तो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, मतलब एक निश्चित परसेंट तक, मतलब एक निश्चित परसेंट तक मतलब क्या इसमें कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि 20 प्रोडक्ट उसने लिया है और उसकी जो क्वालिटी की परसेंटेज है वो मान लीजिए 98% है, तो क्या होगा कि इसमें 2% की आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है, 2% की आपकी इसमें कमी हो रही है। लेकिन वो कह देगा कि आपने स्टैंडर्ड निर्धारित किया कि जो 98% तक की क्वालिटी जिसकी सही होगी हम उसको एक्सेप्ट करके मार्केट में भेज देंगे। तो जो स्टैंडर्ड उसने निर्धारित किया वो 98% का उसने निर्धारित किया है। तो एक निश्चित तक अगर 98% तक प्रोडक्ट जो है वो सही है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर 2% खराब वाले हैं तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जबकि इस निर्धारित प्रतिशत से अधिक प्रतिशत खराब वाले माल को प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लॉट को ही पूरा रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि अगर प्रोडक्ट में 2% से ज़्यादा की कहीं पर खराबी हुई, प्रोडक्ट में कोई कमी आई, तो जो लॉट उसने चेक किया है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उसको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस आपका होता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का, ठीक है ना। कि मतलब 1000 प्रोडक्ट अगर हैं, ठीक मान लीजिए 1000 प्रोडक्ट हैं, उसने क्या किया कि 10 प्रोडक्ट का निरीक्षण किया और आपने स्टैंडर्ड जो अपना बना रखा है कि जो जिसकी क्वालिटी 98% सही होगी उसी को हम रखेंगे, और जो 2% वाले हैं मतलब 2% जो खराब वाले हैं वो भी आपके रहेंगे, ठीक। अगर 2% से ज़्यादा किसी प्रोडक्ट में, मतलब इन 20 प्रोडक्ट में से जो 10 प्रोडक्ट आपने यहाँ पर लिया है, अगर इसमें से 6 में 2% से ज़्यादा कमी आ गई तो आप सारे लॉट को रिजेक्ट कर देंगे, आप उस कंपनी को बंद करने के कगार पे छोड़ देंगे। ओके, तो गाइस ये था आपका एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का जो लाभ है क्या है, इसको समझते हैं। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, आपने देखा कि जो निरीक्षण इसमें किया जाता था वह लॉट्स का निरीक्षण होता था। तो इस बेसिकली क्या है, इसमें आपके कम निरीक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों आवश्यकता पड़ेगी, अब 1000 प्रोडक्ट निरीक्षण करना है तो आपको हज़ारों प्रोडक्ट के लिए 10 या 12 निरीक्षक की आवश्यकता पड़ सकती है। बट अगर वो लॉट हज़ारों अनगिनत संख्या में रहे तो उसके लिए आप लोग 1 या 2 निरीक्षक लगा के भी काम चला सकते हैं। सेकेंड आपका ये एडवांटेज होता है कि इस विधि के लिए निरीक्षक जो है वो आसानी से प्रशिक्षित कर दिए जाते हैं, उनको आसानी से ट्रेनिंग भी दे दिया जाता है। कम लोग रहते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो सब कुछ आसानी से काम होता रहता है।
थर्ड है कि एक ही निरीक्षक के द्वारा 100% निरीक्षण में किए जाने वाली त्रुटियां भी कम हो सकती हैं। मतलब कि जब एक ही जो निरीक्षक है वो बार बार सब कुछ चेक कर रहा है, उसको सब कुछ ज्ञान हो चुका है, तो क्या होगा कि त्रुटियां होने की संभावना भी कम हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आपका बाइक है, अगर उसको एक या दो आदमी हमेशा रेगुलर चला रहे हैं तो जानेंगे इसमें क्या कमियां हो रही हैं। अब बाइक आपने ले लिया तो गांव में क्या होता है, आपके रिश्तेदार भी मांग लेंगे 10 दिन के लिए चले जाएंगे, आपके बगल का पड़ोसी भी ले जाके 10 दिन का चलाएगा, आपका दोस्त भी 10 दिन चलाएगा, तो क्या होगा, इससे आपके बाइक के ख़राब होने की संभावना बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ जो है रिड्यूस हो जाएगी। तो उसी तरह से जब एक ही आदमी या दो ही आदमी रेगुलर उसको चला रहे हैं, वो जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या कमियाँ हो गई है, तो उसको समझते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी है कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में जो एडवांटेज है ये भी कहता है कि जो एक ही इंस्पेक्टर है, जो एक ही फोरमैन है, वह लगातार अगर निरीक्षण करता रहता है तो उसको जो भी कमियां, मतलब धीरे धीरे उसको सब कुछ याद होने लगता है कि हाँ ये कमी हो सकती है, हाँ ये होती है, तो उससे क्या होता है कि संभावना कम हो जाता है त्रुटियां होने का। फोर्थ कहता है कि एक नमूना अस्वीकृत होने पर समूह पूरा रिजेक्ट हो जाता है। मतलब एक सैंपल अगर अस्वीकृत होता है तो जो पूरा लॉट है उसको भी अस्वीकृत मान लिया जाता है। अतः अधिक प्रभावी गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अपनाने का भी दबाव रहता है। मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं, ठीक है, तो सोचते हैं अरे यार मेरा जो फर्स्ट पेपर है, 6 पेपर आपको देना है, फर्स्ट पेपर कहेंगे यार मेरा बहुत ही ख़राब हो गया है, अब क्या करें, 5 पेपर हमें किसी तरह से कंप्लीट करना है, नहीं करेंगे तो हमारा ईयर बैक आ जाएगा, ऐसा आप लोगों को डर लगता होगा। तो उसी तरह से जो कंपनियां होती हैं जब उनके प्रोडक्ट बना लिए जाते हैं, वो चेकिंग के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं, जब उनका 1-2 बार रिजेक्ट हो चुका होता है तो उनके अंदर डर रहता है कि क्यों ना हम कोई अच्छे से अच्छे तरीका बनाएं ताकि हमारा कोई कमी हमारे प्रोडक्ट में ना होने पाए, जितने भी प्रोडक्ट हम भेजें सारे के सारे एक्सेप्ट कर लिए जाएं। तो इसलिए उनके अंदर डर भी रहता है, इसलिए वो अच्छे अच्छे नए नए तरीके बनाने शुरू कर देते हैं। तो ये था एडवांटेज जो कि आपने देख लिया एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का। अब सैम्पलिंग प्लान कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं कि आप लोग कैसे कैसे सैम्पलिंग प्लान से बचने के लिए योजनाएं बनाते हैं, या जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो फोरमैन होते हैं, वो कैसे कैसे योजनाएं बनाते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो बेसिकली आपका यहाँ पर 3 टाइप का होता है, जिसमें से आपके सिलेबस में ओनली 2 को ही पढ़ना है। तो इन दोनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका है कि एकल प्रतिचयन योजना, जिसे आप बोलते हैं सिंगल सैम्पलिंग प्लान। सेकंड है आपका द्विकल प्रतिचयन योजना, जिसे आप बोलते हैं डबल सैम्पलिंग प्लान। थर्ड है आपका बहु प्रतिचयन योजना, जिसे मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान के नाम से आप लोग जानते हैं। ये क्या होते हैं, आइए विस्तार से इनके बारे में समझते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली आपको सिंगल एंड डबल सैम्पलिंग प्लान के बारे में ही पढ़ना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग को समझाइए, इसके प्लान्स कितने हैं उसके बारे में भी लिखिए। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट की, जिसका नाम है सिंगल सैम्पलिंग प्लान। क्या है सिंगल सैम्पलिंग प्लान? अब नाम से आपको क्या लग रहा है, सिंगल सैम्पलिंग प्लान मतलब इसमें क्या होता है, केवल एक ही बार आपका जो है प्रोडक्ट का सैम्पलिंग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सिंगल सैम्पलिंग प्लान के अंतर्गत लॉट में से बेतरतीब रूप, यहाँ पर आपको थोड़ा इंजीनियरिंग लैंग्वेज लिखना चाहिए कि सडनली, कि क्या होता है सडनली एक प्रोडक्ट नमूना आपका ले लिया जाता है। मतलब क्या होता है कि हाँ ऐसे कुछ नहीं, अचानक से फोरमैन पहुंच गया, जैसे कि आपके यहाँ क्या है, कभी कभी चेकिंग वाला होता है या सरप्राइज टेस्ट हो जाता है, अचानक से पहुंच जाते हैं, हाँ टेस्ट दीजिए। उसी तरह से जो चेकिंग डिपार्टमेंट होता है अचानक से कंपनियों में पहुँचता है, जहाँ पर लॉट रहते हैं वहाँ से कोई ना कोई प्रोडक्ट उठा लिया जाता है और उसका चेकिंग किया जाता है। यहाँ पर जो एक नमूना या जो एकल नमूना है, इसका तात्पर्य एक प्रोडक्ट से नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सी यूनिट्स आपके हो सकते हैं। मतलब वो जब लॉट में से प्रोडक्ट उठाया तो एक प्रोडक्ट तो उठाएगा नहीं, एक प्रोडक्ट की चेकिंग करने से उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, उसको भाई आया है अचानक चेक करने, हो सकता है उसको पैसे का काम हो सकता है 10 निकाले कहेगा इसमें एक कमी है, पैसे दो, नहीं तो ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ये गड़बड़ कर देंगे, वो गड़बड़ कर देंगे। ठीक, तो आप लोगों ने भी बहुत सारी जगह देखा होगा कि बीम फेल हो जाते हैं, पुल गिर जाते हैं, सड़कें उखड़ पखड़ जाती हैं, आपने ये बहुत सारा सुना होगा, कंपनियों में ब्लास्ट हो जाता है। क्यों होता है? ये सब जो होते हैं, जो फोरमैन लोग होते हैं, घूस खा के बैठ जाते हैं, सही से काम नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम चेकिंग नहीं करते हैं। ठीक, थोड़ा सा कमी भी रहेगा तो भी उसको मार्केट में भेज देंगे। आप 10 प्रोडक्ट खरीदिए, एक ही तरह का 10 प्रोडक्ट खरीदिए, 10 सामान खरीदिए, 10 में
आपको 10 तरह के क्वालिटी मिलेंगे, जिसमें से 1 या 2 प्रोडक्ट तो एकदम बेकार ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे होते हैं आपके इंस्पेक्टर जो पैसा खा के बैठ जाते हैं और जिसका खामियाजा कस्टमर्स को भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग सतर्क रहिएगा। तो इसमें क्या होता है कि एकल नमूने से तात्पर्य नहीं होता है केवल हम एक प्रोडक्ट चेक करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपके हो सकते हैं, सभी को आपको चेक करना है, देखना है कि सब में कौन कौन सी कमियां आपकी हो रहे हैं, ठीक है ना। और क्या लिखा गया, लॉट की स्वीकृत या अस्वीकृत जो आपके सैंपल लिए गए हैं उसके दोषों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि लॉट में कितने प्रोडक्ट आपके स्वीकृत किए जाएंगे, कितने एक्सेप्ट किए जाएंगे, कितने रिजेक्ट किए जाएंगे। ये तो जब प्रोडक्ट में जो दोष होगा उसके बेस पर ही तो निर्धारित होगा। मान लीजिए प्रोडक्ट अगर अच्छे हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ख़राब है तो उनको तो रिजेक्ट किया ही जाएगा। तो ये आपका होता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान। आगे बात करते हैं आपके डबल सैम्पलिंग प्लान की। डबल सैम्पलिंग प्लान मतलब इसे आपने बोला द्विकल सैम्पलिंग प्लान। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो सैंपल होते हैं उसके जो स्वीकृत संख्या एक से अधिक दोष पाए जाने पर पूरा का पूरा लॉट अस्वीकृत नहीं किया जाता, बल्कि फिर से दूसरा नमूना लेकर उसकी क्वालिटी की चेकिंग की जाती है। हमने आपको बताया यहाँ पर एकल नमूने का मतलब क्या होता है, मतलब एकल सैंपल का मतलब क्या होता है, सिंगल सैंपल का मतलब क्या होता है कि उसमें एक प्रोडक्ट नहीं लिया जाता। ध्यान से सुनिए, एक प्रोडक्ट नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए जो लॉट में से निकाला वो उसने संख्या निर्धारित किया है 10, तो इसे बोलेगा वो सिंगल सैंपल बोल देगा, ठीक है ना। एक नमूना लेकर उसका चेकिंग किया। बट जो डबल सैंपलिंग प्लान है इसमें क्या होता है कि एक बार उसने 10 तो ले लिया, अगर 10 में क्वालिटी नहीं सही आई तो फिर से दूसरा नमूना लेगा, फिर उस वह 10 प्रोडक्ट को लेगा, फिर उसकी वह चेकिंग करेगा, ठीक, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा, उसमें क्या कमियां है क्या कमियां नहीं है उसको देखेगा। तो जो ये प्रोसेस आपका रहता है वह होता है आपका डबल सैंपलिंग प्लान। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, सिलेबस जो है थोड़ा वीडियो 1-2 दिन के बाद आती है, रुक जाता है, कोई बात नहीं, आपका सिलेबस जो है टाइम से समाप्त हो जाएगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। नोट्स की बात करें तो नोट्स आप लोग फिर से ले लीजिएगा, फ्री में जो प्रोवाइड किया है हमने अपने ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर। फ्री स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। अगर आप ऐप ओपन करते हैं और आपके सामने ही नोट्स का फॉर्मेट कुछ मिल जाता है तो वो सभी नोट्स पेड फॉर्मेट हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं। जो फ्री नोट्स हैं वो आपको बता दें, वो आपको ये जो स्लाइड पढ़ाया जा रहा है इसी का PDF फॉर्मेट फ्री स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, देख लीजिए सारा PPT आपका जो है बनाया जा चुका है। चैप्टर 3, 4, 5 सबका PPT बनकर तैयार है। आप टेंशन मत लीजिए, सब पढ़ा दिया जाएगा आपको, बस आप सपोर्ट करते रहिए। ओके, सो मिलते हैं आपसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए, साथ ही साथ हमारा उत्साह भी ज़रूर बढ़ाइए।